और फोकस में बात आरबीआई के ताज़ा बुलेटिन और जो मार्केट कैप $5 ट्रिलियन पहुंचा उस पर रहेगी। सबसे पहले बात आरबीआई की करें। भारत सकल मांग और गांव में जो गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च बढ़ रहा है उसकी वजह से अब अगली उड़ान के लिए तैयार है। आरबीआई का बुलेटिन स्पष्ट तौर पर कहता है कि अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 7.5% की दर से विकास करेगी। ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ये मान रही हैं कि इस साल की जो विकास दर है वो 6-6.5%, मैक्सिमम 7% रह सकती है। लेकिन पहली तिमाही में ये जो आरबीआई ने अपने बुलेटिन में आंकड़ा दिया है 7.5% का, वो बहुत ही उत्साहजनक है। दूसरी बात जो अर्थव्यवस्था के लिए कही गई है आरबीआई के बुलेटिन में, वो ये कही गई है कि अब लंबी अवधि की अगली उड़ान के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार है। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और जो संकेत मिले हैं आरबीआई को, उसके अनुसार अब नेक्स्ट टेक ऑफ के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार है। और उसमें एक एक करके जो वजहें हैं वो आरबीआई बुलेटिन के हवाले से है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो पहली तिमाही में 7.5% की दर से जो विकास है वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन होगा। महंगाई में अप्रैल में कमी आई है और अब आरबीआई का ये मानना है कि आगे जाते हुए ये 2 और 6% का जो लक्ष्य है उसके करीब, यानी 4% के औसतन स्तर के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। एक और अच्छी खबर है कि गांव में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है और शहरों के मुकाबले ज्यादा रही है। ऐसा पिछले 2 साल में पहली बार जो लास्ट क्वार्टर है उसमें देखा गया। और ऐसा नहीं कि केवल खाने पीने की चीजों में, बल्कि जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है उसमें तेजी आ रही है। इसका मतलब लोगों की आमदनी बढ़ रही है, तभी लोग खाने पीने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जहां पर उनके जीवन को आसान बनाने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर गांव में जो दुपहिया वाहन है, जो ट्रैक्टर्स की बिक्री है, उसमें लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। तीसरी बड़ी बात जो आरबीआई के बुलेटिन में आई वो ये कि कंपनियों का जो नतीजा है वो दिखाता है कि कैसे उनके मुनाफे में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, चाहे वो सालाना आधार पर हो या फिर तिमाही के आधार पर। तो ये भी एक बड़ा संकेतक है कि जो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं उनका जो मुनाफा है, उनकी जो आमदनी है, दोनों ही बढ़ रही है और वो फिर से इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा एक डायरेक्शन दिखाई देता है। लेकिन महंगाई में जो कमी आई है उस पर एक कॉशन जरूर आरबीआई ने कहा है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आम चुनाव के नतीजे जो कुछ भी हों, लेकिन उससे पहले बीएसई ने एक इतिहास तो रच ही दिया है। बीएसई में लिस्टेड मार्केट कंपनियों का जो मार्केट कैप है मंगलवार यानी कल एक नई ऊंचाई पर पहुंचा और कारोबार के दौरान कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया। इस तरह से मार्केट कैप के लिहाज से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद मंगलवार को बीएसई ने इतिहास रचते हुए $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। महज 6 महीनों के भीतर बीएसई ने मार्केट कैप के मामले में $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। शेयर बाजार इतिहास में पहला मौका है जब बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों को कुल बाजार मूल्यांकन इस आंकड़े को पार किया है। बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 21 मई को $5.01 लाख करोड़ को पार कर गया। बीते करीब 5 महीने में बीएसई के मार्केट वैल्यूएशन में करीब $633 अरब की बढ़ोतरी हुई। गौरतलब है कि बीएसई ने नवंबर 2023 में पहली बार 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छुआ था और अब महज 6 महीनों में ये $5 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीएसई में लिस्टेड फर्मों का मार्केट कैप मई 2007 में $1 लाख करोड़ को पार कर गया था। इसके बाद जुलाई 2017 में $2 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आंकड़े को हासिल किया गया। फिर मई 2021 में मार्केट कैप ने $3 लाख करोड़ को पार किया। हालांकि बीएसई सेंसेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 1.66% नीचे है। उम्मीद है कि जल्दी ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया में $5 ट्रिलियन के साथ भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से 5वें स्थान पर है, जबकि $55 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ अमेरिका पहले, $9.4 ट्रिलियन के साथ चीन दूसरे, $6.4 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ जापान तीसरे और $5.4 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ हांगकांग का शेयर बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर है। उम्मीद है कि जल्दी भारतीय शेयर बाजार मार्केट कैप के लिहाज से हांगकांग और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।
अब इस संयोग ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी कुछ समय में $5 ट्रिलियन को पार कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और ठीक उससे पहले बीएसई के मार्केट कैप का $5 ट्रिलियन को पार करना एक बड़ी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं रेलिगेयर के, और प्रोफेसर वीके मल्होत्रा, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो मार्केट कैप का आंकड़ा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और $5 ट्रिलियन की जब हम बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, ये कितना बड़ा माइलस्टोन आप मानते हैं? देखिए, ये अगर वर्ल्ड की नज़रों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो स्टोरी पूरी अभी आपका जो स्टोरी था उसको अगर एक बार को देखें तो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अजय जी कि मार्केट कैप बढ़ने का मतलब होता है कि इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चलना, बेहतर सरकार मिलना, स्ट्रांग इकोनॉमी ग्रोथ रहना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इन्फ्लेशन सभी को कंट्रोल रखते हुए कंपनियों की परफॉर्मेंस बढ़ना। और लोकल लेवल पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी की इनकम में इंक्रीमेंट होना, जिसकी वजह से लोग जो है वो इतना खर्च कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे ऊपर जा रहे हैं। और इसी का एक रिफ्लेक्शन, यानी इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन होता है शेयर बाजार। और ऐसे में बीएसई का 5 ट्रिलियन को हिट करना ये साफ साफ दर्शाता है कि इकोनॉमी में भारत इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। और भारत की जो परफॉर्मेंस है उस पे स्टॉक मार्केट पे जो विदेशी नजर है वो भी साफ साफ नजर आ रही है। तो मार्केट कैप का बढ़ना और इस समय खास तौर से रैंकिंग में ऊपर आना, ये बहुत बड़ी बात। वीके मल्होत्रा साहब, आपसे भी एक राय ले लेते हैं। वो क्या वजह आप मानते हैं जिसकी वजह से ये लगातार रुझान निवेशकों का बढ़ता जा रहा है, और एक और भी ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो घरेलू निवेशक है वो ज्यादा भरोसा भारतीय बाजारों पर दिखा रहा है? देखिए, मुझे जहाँ तक समझ आता है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डेवलपमेंट की जिस ट्रेजेक्टरी को हम अचीव कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये एक हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से क्लोजली रिलेटेड है कि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की उन स्टेजेस पर पहुंचेंगे तो इन्वेस्टर्स का, या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का आपकी इकोनॉमी में वो निश्चित रूप से विश्वास बढ़ेगा। और आप अपनी नेसेसिटीज से बढ़ कर के आगे जा करके आप ऐसी मार्केट के इक्विटीज जो हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो मैं इसको उस लाइट में देखता हूं कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट इंडिया का पिछले 10-12 साल में रहा है विशेष रूप से, उसने डेफिनेटली काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया है पूरी इकोनॉमी के अंदर। और अभी हाल फिलहाल में पिछले 3-4 सालों से, अभी आपने आरबीआई की रिपोर्ट के विषय में भी कहा कि 7.5% का ग्रोथ रेट वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि सभी लोग कन्विंस्ड हैं ऑलमोस्ट कि हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं इस स्टेज के ऊपर भी, तो मुझे लगता है कि अब हम इकोनॉमी के जो ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं, जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करते हुए डेफिनेटली ग्रोथ के पोटेंशियल्स को फुल्ली एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको अचीव करें। डॉक्टर रवि, अब थोड़ा सा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले ये आंकड़ा आया है, तो लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? जो सेंसेक्स हमने ऑल टाइम हाई देखा था, अभी इससे थोड़ा सा नीचे है। आपको लगता है कि केवल आम चुनाव के नतीजों का इंतजार है, उसके बाद रिकॉर्ड बनेगा, उससे पहले दाव नहीं लगाना चाहते बाजार के खिलाड़ी? देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी जिस हिसाब से यहाँ पे चुनाव के नतीजे आने चाहिए उसका एक इंडिकेशन तो जरूर देते हैं। और जो कि इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली जो है वो करंट गवर्नमेंट के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आपको ये इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे तो उस टाइम पे मार्केट में 5 से 8% की सिंगल डे रैली देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अपने हाई के पास पहुंच रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसके स्टॉक्स है, यानी कि जो पूरे के पूरी जो बास्केट है, उनमें काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि ये जल्दी ये आंकड़ा हिट होता हुआ नजर आएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि इस समय FIIs की सेलिंग के बावजूद यहाँ पर DIIs और रिटेल इन्वेस्टर उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं से FII सेलिंग भी यहाँ पर कम हुई है और वो भी अब बाय साइड पे बैठना शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट जल्दी अपने नए हाई को छूता हुआ नजर। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए रवि जी, ये भी बताइए कि जो IPO बाजार है, ये क्या IPOs के लिए बहुत ही मुफीद वक्त लग रहा है, इसलिए कंपनियां प्लान कर रही हैं? और अभी हमने देखा कि कुछ रिलैक्सेशन सेबी ने भी कल दिया, IPO जो प्लान कर रहे हैं उनके
ईज ऑफ डूइंग को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल आपने अजय जी सही बोला। देखिए इस समय आईपीओ बाजार ने तो लोगों को माला माल किया है और वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस एमएसएमई और अदर इंडस्ट्रीज पे रहा, इसी वजह से आपको बताऊं कि एक हिस्ट्री और क्रिएट हुई है कि पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन टाइम पर भी आईपीओ आने बंद नहीं हुए, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग कंटिन्यू आपको देखने को मिली। और इस समय परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो लगभग 78% जो आईपीओ रिसेंट डेज में लिस्ट हुए वो सब प्रॉफिट पे चल रहे हैं, यानी कि उन्होंने इन्वेस्टर को पैसे कमाए हैं। तो यहाँ पर जो आगे इकोनॉमी का व्यू है, जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस इकोनॉमी की देखने को मिलती है, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आईपीओ बाजार पर देखने को मिलता है। और आईपीओ का आना स्टॉक मार्केट की सेहत में चार चांद लगने के बराबर है। तो मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर आईपीओ जो है वो कंटिन्यू आते जा रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर उस पर पार्टिसिपेट करें। और प्रोफेसर साहब, ये जो नया ट्रेंड दिख रहा है कि जो घरेलू निवेशक हैं वो अब बाजार पे भरोसा दिखा रहे हैं, अगर बाजार को ये लगता है कि नीतियों की स्थायी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बाजार को थोड़ा सा उम्मीद भी है कि जो सरकार है वो फिर से रिपीट करेगी, तो आगे जा कर के वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो बाजार को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे? देखिए, एक तो ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी इकोनॉमी की। दूसरा, आपने अभी कहा और डॉक्टर रवि ने भी कहा कि स्टेबिलिटी और सरकार की पॉलिसी की कंसिस्टेंसी। तीसरा एक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर निश्चित रूप से पिछले 8-10 वर्षों में बहुत काम हुआ है। और लोगों के पास, वैसे तो सभी वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसने इम्प्रूव किया है, लेकिन खासतौर से हम मिडिल क्लास को देखते हैं इस देश की, तो वो निश्चित रूप से 2-3 माइंडसेट में बड़ा परिवर्तन आया। एक तो हम पहले ये सोचते थे कि पब्लिक सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कहीं ना कहीं कि वो परफॉर्म नहीं करेंगी। आज वो थ्योरी या उसके ऊपर विचार जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। आज लोग मानने लगे हैं कि पब्लिक सेक्टर भी इक्वली कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले समय में पब्लिक सेक्टर के ऊपर सरकार का भी और लोगों का भी और इन्वेस्टर्स का भी इंक्रीज्ड फोकस। तो चलिए, पीएसयू तो एक आपने कह दिया, लेकिन प्रोफेसर साहब फंडामेंटली मुझे लगता है बाजार को फंडामेंटली ज्यादा ट्रैक करते हैं, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आपकी निगाह रहेंगी? फंडामेंटली कौन से सेक्टर्स आपको मजबूत नजर आ रहे हैं? मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखाई देता है। फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस निश्चित रूप से बाजार की एक बहुत बड़ी रीढ़ की तरह काम करते हैं। अभी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें भी हाई एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं या इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी पब्लिक सेक्टर के ऊपर मैंने एक बातचीत की और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रेल निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर जिसमें सीमेंट है, स्टील है, निश्चित रूप से इनके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। चलिए, आपने कहा कि जो कैपेक्स का सिलसिला है जो हमने देखा पिछले 5 सालों में, जबरदस्त उसमें फोकस दिखा, उसका असर ये लगातार बना रहेगा और आगे भी ये फोकस जारी रहेगा, आप कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर, अभी बहुत सारे, अभी सेबी ने भी कहा भाई, बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिससे मार्केट मेकिंग की कोशिश की जाती है। तो आप चूंकि टेक्निकल से भी नज़र रखते हैं, स्टॉक्स के लिहाज से कहाँ पर लोगों को फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों के लिहाज से, नजरिए से? देखिए, जो सेबी की खबरें आती, सभी इस पे नजर रखता है, वो अजय जी इसलिए रखता है क्योंकि बहुत से जो इनलिक्विड स्टॉक होते हैं जिनमें बहुत कम मूवमेंट होती है, उनमें इस तरीके की न्यूज और उस तरीके की जो आजकल खास तौर से व्हाट्सएप इन्वेस्टी और सोशल मीडिया पे इस तरीके से अफवाह फैलाई जाती है, ये उसकी जागरूकता के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि सेबी ने इस बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि लोगों को थोड़ा जो है वो सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर इस समय स्टॉक्स में देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बीएससी सेंसेक्स की 30 जो कंपनीज हैं, आप उनमें अगर आप निवेश की रणनीति बनाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर से
टॉप स्टॉक्स को लेना ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर मैं बैंकिंग काउंटर पे जाता हूं तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब अगर रेलवे काउंटर पे जाता हूं तो आईआरएफसी, एरिकॉन, आरवीएनएल, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। डिफेंस काउंटर पे जाता हूं तो वापस से बीईएल, एचएएल, ये अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच अपना पोर्टफोलियो बनाएं, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो और मार्केट में जब कोई अगर मंदी के संकेत हो तो आपको घबराहट ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना है। डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वीपी रेलिगेयर, जुड़ने के लिए।